my dear students. Today I will teach you 8th history chapter 3rd रूलिंग द कंट्री साइड। प्रीवियस वीडियो में मैं रूलिंग द कंट्री साइड में प्लांटेशन यानी एग्रीकल्चर के जो सिस्टम थे, इजारेदारी सिस्टम, परमानेंट सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम एंड महालवारी सिस्टम के बारे में बताई थी और इस सिस्टम का क्या इफेक्ट पड़ा, हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की कमर तोड़ के रख दी, इस चीज़ को मैं देख चुकी हूँ। अब आज मैं बता रही हूँ कि ड्रेन ऑफ द इंडियाज वेल्थ, किस प्रकार इंडिया का धन का एक ड्रेनेज सिस्टम बन गया इंग्लैंड जाने का, और वहाँ पे किस किस माध्यम से, किस किस सिस्टम से वहाँ पैसे पहुँचते थे, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ में फर्स्ट पॉइंट है सैलरीज पेएबल टू द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स ब्रिटिशर्स ही होते थे, इंडियन नहीं होते थे, क्योंकि हम जान रहे थे कि यहाँ पर नीचे रैंक के जो भी होते थे, जैसे चौकीदार, सूबेदार या जो कुछ भी है, नीचे रैंक के सर्विस में होते थे, वो इंडियन पीपुल को रखा जाता था। लेकिन ऑफिसर्स रैंक के जितने भी पोस्ट होते थे उस पे ब्रिटिशर्स ही रहते थे, और वही ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स, उनकी सैलरी जो दी जाती थी, वो सैलरी कहाँ चली जाती थी? तो इंग्लैंड। अब दूसरा है पेमेंट्स टू द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड आर्मी ऑफिसर्स। अब ब्रिटिश ट्रूप्स और आर्मी डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स रैंक के व्यक्ति होते थे, वो भी तो ब्रिटिशर्स ही होते थे, तो उनका भी पेमेंट्स जो किया जाता था, वो भी एक धन, इंडिया का जो वेल्थ है, कहाँ चला जाता था? तो इंग्लैंड। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ऑफिसर रैंक के जितने भी कंपनी के, चाहे ट्रूप्स हो या आर्मी हो, उनकी सैलरी हो या पेमेंट हो, वो सारी पेमेंट इंडिया से जो धन का एक सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू कहाँ चली जाती थी? इंग्लैंड। अब इसमें हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में कि प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग एजेंसीज। अब यहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इतने सख्त बना करके रखे थे और रिवेन्यू को बहुत ही कड़ाई से वसूला जाता था, तो वो सारे रिवेन्यू जो प्रॉफिट के रूप में उनके पास आते थे, बहुत कम यहाँ के इंडियन ट्रूप्स पे या आर्मी पे बहुत कम खर्च करते थे, और जो भी इनसे बचा करके जो भी प्रॉफिट बच जाता था, वो सारी प्रॉफिट किनके अकाउंट में चला जाता था? तो ब्रिटिशर्स के अकाउंट में। यानी कि एक ये माध्यम बन जाता था कि यहाँ की सब चीज़ों पे बहुत कम से कम खर्च करके सारी आमदनी को, यानी कि सारे धन दौलत को कहाँ भेज देना है? तो इंग्लैंड भेज देना है। अब देखिए चौथा है डिस्पैच ऑफ सेविंग टू इंग्लैंड बाय ब्रिटिश। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ तो एक प्रॉफिट जो हुआ, उसके बाद कहता है डिस्पैच ऑफ द सेविंग, यानी कि यहाँ पे सब चीज़ों पे बहुत कम खर्च करने के बाद जो कुछ भी सेव बच जाता है सेविंग करके, वो सारे सेविंग मनी फिर इंग्लैंड डिस्पैच कर दी जाती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ इंडिया में रहने वाले जितने भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स हैं, सारे ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को के माध्यम से ये मनी एक ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू इंग्लैंड भेज दी जाती है। फिर हम देखेंगे कि फिफ्थ पॉइंट में ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स रेज्ड बाय द कंपनी ऑफिशियल्स, यानी कि कभी कभी नहीं, अक्सर ही ऐसा देखा जाता था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ज़्यादा दमनात्मक रूप से रिवेन्यू को
टैक्स को वसूलते थे और जितने अधिक मात्रा में टैक्स को वसूल लेते थे इंडियन पीपुल से, इंडियन जमींदार से, यहाँ के पीजेंट्स से, वैसे ऑफिसर्स को इंग्लैंड के जो ऑफिसर्स होते कंपनी के माध्यम से उनको ब्राइब्स दिया जाता था और गिफ्ट समय समय पर, ताकि वो खुश हो करके इंडियन पीपुल को और ज्यादा क्रश करके उनसे ज्यादा से ज्यादा मनी को, टैक्स को कलेक्ट करें। तो हम इस सारे सिस्टम में हम देख रहे हैं कि कहीं भी ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश ऑफिसर्स कभी भी इंडियन पीपुल के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। उनको ये लगता है कि यहाँ के धन दौलत को कितने अधिक मात्रा में हम यहाँ से लेकर के इंग्लैंड भेजते जाएं। तो ये एक था ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, इंडिया के धन को किस प्रकार ब्रिटिशर्स यहाँ से लूट करके, खसोट करके ले गए, जो कभी यहाँ सोने की चिड़िया कहलाती थी। यही भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो किस किस सिस्टम के थ्रू आप देख रहे हैं कि किस किस सिस्टम के थ्रू यहाँ के वेल्थ को वो लोग लूट खसोट करके इंग्लैंड ले गए थे। अब देखिए इसके बाद एग्रीकल्चर में हम देखे थे कि चाहे वो लैंड हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, सब पे कुछ ना कुछ रिवेन्यू फिक्स किए थे और वो रिवेन्यू जो पीपुल से कलेक्ट किया जाता था वो सिंपैथी पूर्वक नहीं, वो बहुत ही क्रश करके, उनको दबा करके किया जाता था। अब पीजेंट्स उसमें अपने मन अनुकूल क्रॉप्स लगाते थे जो वो खाते थे, उनके अनुसार अपना वो क्रॉप्स प्लांट करते थे। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी पीजेंट्स को इतनी भी छूट नहीं है कि वो अपने मन से क्रॉप्स लगा सके, यानी कि आपको रिवेन्यू भी देना है और आप अपने मनो अनुकूल उसमें क्रॉप्स भी नहीं लगा सकते हैं। यानी कि इंडियन जो पीजेंट्स थे वो हर हमेशा ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के मुहताज होते चले गए। वो जो कहेंगे वही यहाँ के लोगों को करना है और नहीं करने पर उन्हें पनिश किया जाता था, बार बार अत्यधिक उनको कष्ट दिया जाता था। तो अब हम यहाँ देखते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वैसे क्रॉप्स का सिलेक्ट किया गया जो अभी के दौर में उन समय जो मार्केट की जो डिमांड थी उस डिमांड के अनुसार क्रॉप्स का सिलेक्शन हुआ था। और वही उसी प्रकार के क्रॉप्स, जैसे कि हम पहले यहाँ भी देखते थे कि कैश क्रॉप्स होती थी जिनको मतलब बेचने पर जिसको नकदी आमदनी प्राप्त होती थी, तो कैश क्रॉप जैसे ओपियम, इंडिगो, टी, जूट। तो हम लोग के यहाँ कैश क्रॉप्स के लिए जूट है, लेकिन जूट के अलावा दूसरा कोई है, लेकिन ये लोग बार बार इंडिगो और ओपियम पे ज़्यादा मात्रा में जोर देते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन was determined by the objective of sale, यानी कि वैसे क्रॉप्स का सिलेक्शन करना है जो सेल के व्यू से अच्छे हो, यानी मार्केट में उनको मुंहमांगा दाम मिल सके। वैसे स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स लाइक इंडिगो, जूट एंड टी वेर ग्रोन इज नन एज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब ये कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाता है और कैश क्रॉप्स के रूप में ओपियम, इंडिगो, टी, जूट ये सब की खेती की जाती थी, एग्रीकल्चर की जाती थी। अब इसमें हम एक देखेंगे इंडिगो प्लांटेशन में, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी इंडिगो प्लांटेशन। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप एक बार जमीन पे लगा दीजिए तो अगर वो 2-3 साल तक बराबर आप लगाते जा रहे हैं तो उस जमीन की यानी कि उस लैंड की जो फर्टिलिटी है वो एकदम बिल्कुल ही समाप्त हो जाती थी और उस पे आप कोई भी क्रॉप्स को दोबारा लगा नहीं सकते थे। वो लैंड आपको एक बैरन लैंड के रूप में तब्दील हो जाती थी, जिसके चलते पीजेंट्स इस इंडिगो का प्लांटेशन करना नहीं चाहते थे। लेकिन इस इंडिगो की उस समय
वर्ल्ड की मार्केट में बहुत ही डिमांड थी, जिसके चलते बार बार ब्रिटिश ऑफिसर्स इस इंडिगो प्लांट को लगाने के लिए इंडियन पीजेंट्स को बहुत ही प्रेशर डालते थे, बहुत ही क्रश करते थे। तो आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, किस प्रकार लोग इंडिगो का कल्टीवेशन करते हैं, और इंडिगो कल्टीवेशन के चलते बंगाल में एक रिवोल्ट हो जाती है, पीजेंट्स लोग रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि वो लैंड जो होता है बाद में जहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन होता है वो बाद में बैरन लैंड में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते उनको उस इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में ये लोग रिवोल्यूशन करते हैं। और इसमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स लेते थे, और बहुत कम वेजेस, मिनिमम वेजेस को इंडियन पीजेंट्स को दिया जाता था, इसलिए वो लोग रिवोल्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।